बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डायरेक्टर मीडिया आलिया रशीद का कहना है कि इंजमाम उल हक का बतौर चीफ सेलेक्टर इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। उनके मामले पर पीसीबी ने प्रोफेशनली एक्शन लिया है, फैक्ट फाइंडिंग बनाई है, जो अपना काम कर रही है। इंजमाम उल हक को बुलाया जाएगा, उन्हें चार्जशीट किया जाएगा। पीसीबी तर्जुमान ने यह भी कहा है कि इंजमाम उल हक ने खुद ऑन एयर ये बात कही है कि उनका इस कंपनी से ताल्लुक है जिससे खिलाड़ी भी मुंसलिक हैं। इन ख्यालात का इजहार पीसीबी की डायरेक्टर मीडिया आलिया रशीद ने प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू के दौरान किया। यहाँ पे जिम्मेदारी डेफिनेटली मैं समझती हूँ इंजमाम उल हक साहब की थी कि अगर ऐसी कोई चीज थी उनको बताना चाहिए था। देखिए पॉइंट ये है कि ये मीडिया की एक स्टोरी थी, मीडिया ने उठाई है, इसका क्रेडिट भी मीडिया को दीजिए कि उन्होंने स्टोरी निकाली और उसमें उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए, जिसमें याजू कंपनी जो है वो इंग्लैंड में रजिस्टर्ड है, जिसमें मोहम्मद रिजवान भी पार्टनर हैं इंजमाम उल हक के, और तलहा जिनका साया कंपनी है जो कि एजेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, और उनके पास हमारे कम से कम कोई 30-32 प्लेयर्स उनके साथ रजिस्टर्ड हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रोफेशनली फौरी तौर पे एक्शन लिया। फौरी तौर पे एक्शन क्या लिया? उन्होंने उनको नहीं हटाया, उन्होंने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जो कि अभी भी काम कर रही है, रोज उसकी मीटिंग्स चल रही हैं और उसके अंदर लीगल डिपार्टमेंट शामिल है, उसके अंदर बहुत सारे दीगर डिपार्टमेंट्स हैं जो इन चीजों को देख रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है उसको चेक करना कि कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो आ रहा है उसको कहाँ तक हम रोक सकते हैं, कहाँ तक ये नामुनासिब बात है कि इंजी को, जबकि उनका एक प्लेयर और प्लेयर्स का एजेंट और उनका एजेंट अगर एक है तो ये कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है डेफिनेटली। उनको तो चेयरमैन ने बुलाया कि भाई आप आइए, बात कीजिए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए, उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने जो ही सुना कि जी ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, उन्होंने 2 मिनट के अंदर जो है हमें मैसेज कर दिए कि जी मैं रिजाइन कर रहा हूँ। तो अभी रिजाइन जो है वो अप्रूव नहीं किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। उसकी वजह ये है कि पहले ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सारे रिजल्ट लेके आएगी सामने। कैटेगोरिकली इंजी ने कहा है कि जी साया ग्रुप से मेरा भी ताल्लुक है, वो जिस तरह प्लेयर्स को मैनेज करते हैं उसी तरह तलहा यानी साया ग्रुप मुझे भी मैनेज करता है, ये उन्होंने ऑन एयर कहा है। और दूसरी बात ये है कि ये जो याजू कंपनी है इसके तो फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने हैं सबके, जो बाकी पोशीदा चीजें हैं उनको निकालने की कोशिश हो रही है, उन पे काम हो रहा है। इंजी को बुलाया भी जाएगा, उनको चार्जशीट भी की जाएगी। और जहाँ तक रिजवान की बात है, देखिए उनका तो कोई ताल्लुक नहीं है, प्लेयर तो कहीं भी सारी उम्र प्लेयर जो है वो अपने बुढ़ापे के लिए इन्वेस्ट करते हैं, काम कर जो वो कमाते हैं इस उनका पीरियड बड़ा कम होता है, आपको पता है। प्लेयर्स की एज जो है वो 35, 36, 38 से ज्यादा होती नहीं है, तो वो सारे पैसे जो वो कमाते हैं वो अपने आगे की जिंदगी के लिए मुख्तलिफ जगहों पे, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है, कोई बिजनेसेस में करता है, तो ये उनका तो कोई कसूर नहीं है, वो किसी तरह भी उन पर सवाल नहीं आ सकता। सवाल इंजी पे भी नहीं था अगर हम उनको चीफ सेलेक्टर ना बनाते। यहाँ आपको बताएं, क्रिकेट वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की टीमें कुछ देर बाद मुंबई में मद्दे मुकाबिल होंगी। अगर ऑस्ट्रेलिया आज का मैच जीता तो उसकी सेमीफाइनल में जगह पक्की हो जाएगी, और अगर अफगानिस्तान जीता तो उसकी उम्मीदें मजीद रोशन हो जाएंगी। मेगा इवेंट के फाइनल 4 टीमों में भारत और जनूबी अफ्रीका पहुंच चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के 10 पॉइंट हैं जबकि अफगानिस्तान के 8 पॉइंट हैं। सेमीफाइनल के उम्मीदवारों में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड भी शामिल हैं, दोनों के भी 8-8 पॉइंट्स हैं और उनका एक मैच अभी बाकी है। बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको खबर दें, एमक्यूएम का वफ्द मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन पहुंच चुका है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने एमक्यूएम वफ्द का इस्तकबाल किया। एमक्यूएम के वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल शामिल हैं। तफसीलात जानते हैं यूनुस के नुमाइंदे उस्मान भट्टी से। उस्मान भट्टी, कब तक मुलाकात शुरू हो जाएगी? क्या नवाज शरीफ पहुँच चुके हैं? जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो कुछ देर पहले जो है मॉल्टन मरकज़ी सेक्रेटेरिएट जो है मुस्लिम लीग नून का वहाँ पहुँच चुके हैं। 180 जो मरकज़ी दफ्तर है उनके हमरा चीफ ऑर्गेनाइज़र पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चीफ मरियम नवाज़ भी थी, और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, उन्होंने जो एमक्यूएम का वफ्द कराची से स्पेशली आया उनको रिसीव किया। एमक्यूएम के वफ्द में फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और इसके अलावा जो खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं वो शामिल हैं। और मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस मुलाकात में
में मरीम औरंगज़ेब भी हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक भी हैं और एयाज सादिक भी हैं। और अभी तक की जो इतलात हैं, ज़ाहिर है इलेक्शन की आमद है और जो कराची में MKM ज़ाहिर है अपने वो कुछ डिस्कशन करेगी, अपनी कोई भी बातें जो है वो मियां नवाज शरीफ के सामने रखेगी। ज़ाहिर है वो एक अलग सियासी जमात है, मगर मैं भी जो कल जो है बशीर मेमन जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अभी वो रहनुमा भी हैं, वो आए और उन्होंने कोई भी तफसीलात जो है उनके हाथों में कागज़ थे और उन्होंने तफसीलात जो है कुछ शेयर की मियां नवाज शरीफ से। उस्मान भट्टी तफसीलात से आगाह करने के लिए। मुस्लिम लीग नून ने मंशूर कमेटी के अरकान का ऐलान कर दिया है। मंशूर कमेटी के अरकान की तादाद 33 है। कमेटी में चारों सूबों, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और अक़लियतों की नुमाइंदगी शामिल है। मंशूर कमेटी का चेयरमैन सेनेटर इरफान सिद्दीकी को बनाया गया है। एहसन इकबाल, परवेज़ रशीद, साद रफ़ीक, आज़म नज़ीर तारड़, खुर्रम दस्तगीर कमेटी के रुकन मुकर्रर किए गए हैं, जबकि राना एहसान अफजल, राव अजमल, रियाजुल हक, सेनेटर मुसद्दिक मलिक, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह कमेटी अरकान में शामिल हैं। मरीम औरंगज़ेब, बिलाल अज़हर कियानी, अली परवेज़ मलिक और शज़ा फ़ातिमा भी मंशूर कमेटी में शामिल हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आज घोटकी के इलाके खानगढ़ पहुंचेंगे। आसिफ अली जरदारी की आमद पर जलसे का एहतमाम किया गया है। गौहर पैलेस में जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। घोटकी में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की आमद पर इलाके खानगढ़ में जलसा होगा। जलसे के पंडाल में तकरीबन 4000 कुर्सियां लगाई गई हैं। 56 फीट लंबा और 20 फुट चौड़ा स्टेज भी तैयार किया गया है। आसिफ अली जरदारी की आमद से कबल खानगढ़ के गौहर पैलेस को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडों से सजा दिया गया। पुलिस की भारी नफरी भी जलसागाह पर मौजूद है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि नैब के होते हुए हुकूमत का निज़ाम नहीं चल सकता। ये वाहिद इदारा है जिसका मकसद सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब करना है। पार्टी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था, किसी मुशावरत में शामिल नहीं होते। नवाज शरीफ से ज़ाती ताल्लुक़ है, वो बुलाएंगे तो चले जाएंगे। कराची में नैब कोर्ट पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि निगरान हुकूमत ही कोई फैसला कर ले कि नैब का इदारे का क्या करना है। ये इदारा वक्त का ज़िया और लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमेशा कहते हैं कि जो केसेस हम पर बनाए हैं उनको चलाएं। ये केस कब तक चलेगा ये वक्त बताएगा। नहीं पता कि केस की नौयत और हमारा जुर्म क्या है, ये किस किस्म का एहतसाब है, कौन सा इंसाफ है। कई जज इन अदालतों से रिटायर्ड होकर घर चले गए। अगर इस इदारे को ख़त्म नहीं करेंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। आपके लीडर भी रहे हैं, वो जब से वापस आए हैं, क्या उनसे मुलाकात हुई है? नहीं, मेरी लंदन में आने से 10 दिन पहले मुलाकात हुई थी, उसके बाद मुलाकात नहीं। आपको बुलाया नहीं है, खुद नहीं गया सर आप? जी, आपको बुलाया नहीं है, खुद नहीं? मुझे बुलाएंगे तो चला जाऊंगा। मैं पार्टी के मामलात में मैंने इस्तीफा दे दिया था पार्टी के ओहदे से, तो मैं किसी मुशावरत में शामिल नहीं होता। सर, आप पार्टी में भी कहते हैं कि वापस आ जाए नून लीग में, तो चले जाएंगे वापस? वो मैंने वापस आ जाए या ना आने, मैंने सिर्फ बात ये की है कि मैं इस इलेक्शन का कायल नहीं। गजा से मुताल्लिक़ खबरों के लिए आपको लिए चलेंगे वॉर रूम गजा। गजा वॉर रूम में ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर हैं और आज भी इसराइल की जालिमाना कार्रवाइयां जारी हैं। इसराइली अफवाज ने ताज़ा कार्रवाई में गजा के नसर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर फजाई हमला किया है। अल-कुद्स और कमाल उद्वान अस्पतालों के नजदीक भी फजा से बम गिराए गए। इसराइली फौज की जारियत में मुताद्दिद फलस्तीनी शहीद और जख्मी हो गए। रफा पर हमले में 14 फलस्तीनी शहीद हुए। अशाती कैंप में 2 घरों पर बम गिराए गए। 7 अक्टूबर से अब तक गजा में इसराइली फौज की बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 10,000 से ऊपर चली गई है। मरने वालों में 4,000 से ज्यादा बच्चे और 2600 से ज्यादा खवातीन शामिल हैं। मगरबी किनारे में भी इसराइल ने फजाई हमले और कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। तुलकरम में एक घर पर ड्रोन से हमला किया गया। कार सवार फलस्तीनियों पर इंतहाई नजदीक से फायरिंग की गई। 24 घंटों में मगरबी किनारे में 10 फलस्तीनियों को कत्ल किया जा चुका है। गजा में लाइव कवरेज के दौरान इसराइली मिसाइल कतरी टीवी के ब्यूरो चीफ और रिपोर्टर्स के नजदीक गिरा। सहाफी बाल बाल बच गए। और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गजा पट्टी पर कब्जे का इरादा जाहिर कर दिया है। गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू देते हुए
इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि हमास के साथ जंग के बाद इसराइल गजा पट्टी की गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए सलामती की मजबूरी जिम्मेदारी संभालेगा। यरगमालियों की रिहाई तक जंगबंदी नहीं होगी। उधर गजा के जनूबी और शिमाली इलाकों को दरमियान से तकसीम करने के बाद इसराइली फौज ने मजीद इलाकों पर कब्जे का दावा किया है। फलस्तीनी मज़ाहमतकारों से झड़पें जारी हैं। हमास ने लबनान से इसराइली शहर हीफा पर 16 रॉकेट से हमला और गजा के शिमाल में इसराइली फौज के 5 टैंक तबाह करने का दावा किया है। तर्जुमान इसराइली फौज का कहना है कि इसराइली फजाइया मशरिक़ वस्ता में किसी भी मकाम पर बमबारी कर सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का एक और इजलास बेनतीजा खत्म हो गया है। इसकी तफसील कुछ यूं है कि गजा पर जंग से मुतल्लिक करारदाद मंजूर ना हो सकी। 2 घंटे के बाद बंद कमरा इजलास में भी इख्तलाफात खत्म ना हो सके। अमरीका इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वक्फे का मुतालबा कर रहा है, जबकि काउंसिल के दीगर अरकान इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी का मुतालबा कर रहे हैं ताकि गजा में ज़रूरी इमदाद की फराहमी यकीनी और मज़ीद हलाकतों को रोका जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी नुमाइंदे ने अमरीका को सीज़ फायर मुआहदे में रुकावट करार दिया है। और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का इंतहाई अहम बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि गजा बच्चों का कब्रिस्तान बन रहा है। हर रोज सैकड़ों बच्चे बच्चियां मारे जा रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं। सिर्फ 4 हफ्तों में इतने सहाफ़ी मारे गए जितने 3 दिहाइयों के किसी तनाज़े में नहीं मरे। इतने ज़्यादा अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी कारकुन किसी और तनाज़े में नहीं मारे गए। गजा में इमदाद पहुँचाने के लिए सिर्फ रफ़ा क्रॉसिंग का रास्ता काफ़ी नहीं। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि गजा में दीगर इमदाद के साथ ईंधन की फराहमी भी की जाए। गजा वॉर रूम से ताज़ा तरीन अपडेट्स आपने जानी। आप जियो न्यूज़ के साथ रहिए। लाहौर इन दिनों बदतरीन फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में है। माहिर स्पोर्ट्स मेडिसिन का कहना है कि फ़ज़ाई आलूदगी आम लोगों के मुकाबले में खिलाड़ियों और वॉक करने वाले अफराद को ज़्यादा मुतासिर करती है। बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है फ़िज़ा, तो वो आपके सांस के रास्ते, आपके सबसे पहले फेफड़ों को और सांस की नालियों को नुकसान देती है। आपकी 1 मिनट की रिक्वायरमेंट 6 लीटर है जो आप एयर अंदर लेके जाते हैं। तो आप हिसाब लगा लें कि आप अगर आम बंदा इतनी लेता है तो प्लेयर्स की डिमांड जो है वो तकरीबन 5-6 गुना 10 गुना भी समटाइम बढ़ जाती है। पॉल्यूटेड ऑक्सीजन जाती है, जब वो हवा जाती है उससे सांस की बीमारियां सबसे पहले, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी ये होगा। अगर ये कंटिन्यूसली इसी फिजा में ज़्यादा देर खेलते रहें तो फेफड़ों में मुस्तकिल नुकसान होना शुरू हो जाता है। एंड्योरेंस लेवल है या जिसको स्टेमिना कहते हैं वो कम होता जाता है। स्पीड और स्प्रिंट वर्क जिस तरह मुख्तलिफ गेम्स में होता है उसमें बहुत फर्क पड़ता है। आपकी जो परफॉर्मेंस है वो डिक्लाइन करना शुरू कर देती है। वॉक करने वालों को ये चाहिए कि मास्क पहन के वॉक करें और अपनी जो एक्सरसाइज की टोटल ड्यूरेशन है या डिस्टेंस है उसको कम कर दें, तकरीबन आधा कर दें। कोशिश करें कि उस टाइम पे जाएं एक्सरसाइज या वॉक करने के लिए जब हवा में आलूदगी कम हो। वो दोपहर का टाइम हो सकता है। इंडोर पे आप ज़्यादा ध्यान दें। जिम ट्रेनिंग कर लें आप इन दिनों में, या आप बंद एनवायरनमेंट में जितनी एक्सरसाइज हो सकती है वो कर लें। इसके अलावा अगर आपकी इवेंट्स चल रहे हैं और वो आउटडोर्स में हैं तो कोशिश करें कि जब भी आप कोई एक्टिविटी करके आएँ उसी वक्त आके चेहरे को, नाक को अच्छी तरह साफ कर लें।